हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको वन शॉर्ट रिवीजन करा रही हूं। किसका? कैश बुक का। अभी तक इससे पहले जनरल, लेजर या जो भी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, सबके मैं वन शॉट वीडियोस लेकर आ चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना और जल्दी से देखकर रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम तो आने ही वाले हैं। एग्ज़ाम आने से पहले सारी चीज़ों को यदि रिवाइज कर लेते हैं ना, तो हमें एग्ज़ाम में सब याद रहता है। आप यदि ये सोच रही हैं कि हमने तो पहले पढ़ाई कर ली है, अब इन्हें रिवाइज करने की नीड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कैश बुक क्या होती है और कैश बुक कैसे प्रिपेयर होती है। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है मेरा चैनल, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, अब हम समझते हैं यहाँ पर कैश बुक क्या होती है। कैश बुक को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कैश बुक के अलावा भी कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो अलग से प्रिपेयर होती हैं। ये सारी बुक्स इंक्लूडिंग कैश बुक क्या कहलाती हैं? स्पेशल पर्पस बुक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्पेशल पर्पस बुक्स कहलाती हैं। इन्हें कभी कभी दो पार्ट में जो बुक होती है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे पार्ट 1 में सिर्फ कैश बुक के बारे में बताएंगे और पार्ट 2 में बाकी जो दूसरी बुक है उनके बारे में बताएंगे। तो स्पेशल पर्पस बुक क्या होती है? जिसमें हम अलग से सिर्फ उसी को तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है? स्पेशल पर्पस बुक आर द दोज बुक विच आर यूज्ड टू क्विक, एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन सच एज कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर। देखो, जब हम जनरल में एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी एंट्री कर दी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अलग से कैश बुक बनी होती है। यदि कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? उसकी एंट्री हम कैश बुक में ही करेंगे। अब एडवांटेज क्या होते हैं कैश बुक या सब्सिडरी बुक बनाने के? क्योंकि अभी हम कैश बुक से पहले स्पेशल पर्पस बुक, इसे सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है। क्या एडवांटेज होते हैं? तो देखो, सबसे पहला एडवांटेज होता है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, accounting work can be divided among the number of persons since subsidiary books are maintained of the each category of transaction। देखो क्या होता है, कभी कभी अकाउंटिंग का काम या जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम है वो बहुत सारे लोगों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको पर्टिकुलर एक व्यक्ति को काम करने को दे दिया जाता है, जो सिर्फ कैश बुक प्रिपेयर करता है और कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही उसमें करता है। इससे डिवीजन ऑफ वर्क ईजी हो जाता है। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, some work is handled by the particular person for the considerable time, thus he acquire specialization of it and became more efficient। मतलब ये काम करने के लिए कभी कभी क्या होता है ना, किसी व्यक्ति को उसमें स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हर कोई उठा के एंट्री करेगा। जब आप जनरल में एंट्री कर रहे हो तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर रहे हो, सिर्फ लाइन से ही एंट्री करनी है। लेकिन कैश बुक में जब आप एंट्री करते हो या स्पेशल पर्पस बुक में आप एंट्री करते हो तो आपको उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, सेविंग द टाइम, ये टाइम को भी सेव करती है, क्योंकि आप जनरल एंट्री करोगे, फिर उसमें से ढूंढोगे, फिर आप लेजर में पोस्टिंग करोगे, तो आप डायरेक्ट ही यदि कैश बुक में एंट्री कर लेते हो तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जब कैश बुक अलग से बनी हुई है तो उसमें कैश और बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं, तो अवेलेबिलिटी जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटी ऑफ चेकिंग। देखो, यदि कोई गलती हो गई है, यदि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या कोई एरर आ रही है या कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, हम किसी भी बुक में जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि यहाँ पर इनसे एरर को फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अब आई है कैश बुक। कैश बुक होती क्या है? देखो, कैश बुक इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कैश बुक क्या होती है? कैश बुक is the primary entry which cash and bank transaction are recorded in the chronological order। ठीक है ना, ये भी chronological order में ही होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैश
और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है ना। दे टेक प्लेस, ठीक है। रिसीप्ट आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, ध्यान रखिएगा जितने भी रिसीप्ट होते हैं वो हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में, जबकि पेमेंट जो होते हैं रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, ठीक है। इसका फॉर्मेट तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन ये बात ध्यान रखिए जितने भी रिसीप्ट हैं वो डेबिट साइड और जितने भी पेमेंट है वो क्रेडिट साइड होते हैं। कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम, बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पर दो कॉलम बनते हैं, जो कैश से रिलेटेड होते हैं वो कैश कॉलम में आ जाते हैं, जो बैंक से रिलेटेड होते हैं वो बैंक कॉलम में आ जाते हैं, ठीक है ना। इट द बैलेंस बाय डिडक्टिंग टोटल पेमेंट फ्रॉम द टोटल रिसिप्ट, नो द कैश इन हैंड एंड द बैलेंस एट बैंक। मतलब क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड होता है तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देते हैं और फिर जो बैलेंस होता है वो पता चल जाता है कितना हाथ में पैसा है और कितना बैंक में पैसा है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब क्या है, फीचर्स क्या होते हैं कैश बुक के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, फीचर्स। ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, सिर्फ बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। कैश रिसीप्ट एंड चेक डिपॉजिट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, वाइल कैश एंड चेक पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। मतलब यदि चेक से भी पेमेंट हुआ है या कैश में भी पेमेंट हुआ है तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, जबकि जो रिसीप्ट हुआ है उसे डेबिट साइड करना है। इट रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कैश कैश कैश, मतलब सिर्फ एक ही चीज की यहाँ पर बात होती है, कैश, चाहे वो बैंक में हो चाहे वो हमारे हाथ में हो, कैश की ही बात होगी, ठीक है ना। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देन दे टेक प्लेस। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है, मैं बार बार ये वर्ड यूज करती हूँ, मतलब जैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। ये नहीं देखते कि भैया ये सुबह हुआ है तो सुबह सुबह वाले अलग लिखना है, दोपहर वाले अलग लिखना है, इवनिंग वाले अलग लिखना है, जैसे ट्रांजेक्शन हुआ वैसे ही इसे लिख दिया। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ जनरल एंड लेजर एट द सेम टाइम, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो होता है एक ही बार में जनरल और लेजर दोनों का काम कर देता है, क्योंकि वो बुक ही अलग बनी है। हम लेजर क्यों बनाते हैं, ताकि हम जनरल में से एंट्रीज छाट के लेजर में पर्टिकुलर पोस्टिंग कर सके, जैसे सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री, रेंट की एंट्री, या ये सारी एंट्रीज को हम डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग कर सके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अलग ही कैश बुक बनी हुई है तो कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन उसी में शो हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, टाइप ऑफ कैश बुक, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप की कैश बुक होती है, सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक। पहले इसको समझ लेते हैं, सिंपल कैश बुक क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी कैसे बनती है, देखो ध्यान से देखो, ये टी शेप की बन रही है, ये भी टी शेप की बनती है, ठीक है, जैसे लेजर बनता है। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, यहाँ पर डेट आती है, पर्टिकुलर आता है, फिर आता है वाउचर नंबर, क्योंकि जिस वाउचर नंबर से आप उसको एंट्री कर रहे हो उसका नंबर आता है। फिर लेज़र फोलियो आता है, क्योंकि लेज़र फोलियो में तो आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे आपके लिए कैश बुक और चाहे आपके लिए जनरल और लेज़र दोनों का काम कर रही है कैश बुक, लेकिन फिर भी आपको जो उसके साथ हुए हैं, जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर तो खरीद लिया, लेकिन पेमेंट किया ना, कैश से किया या बैंक से किया, तो फर्नीचर की एंट्री में तो कैश का लिखा होगा ना, कहाँ पर, लेज़र में, तो उसका हमें लेज़र फोलियो डालना है। फिर यहाँ अमाउंट की जगह बच्चों रुपीज़ आता है, ठीक है ना, तो RS लिखेंगे। इसी तरह से क्रेडिट साइड होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितनी भी रिसीप्ट हैं वो डेबिट साइड आती हैं और जितना भी पेमेंट है वो कहाँ आता है, वो क्रेडिट साइड आता है। क्लियर। तो पहला टाइप हो गया सिंपल कैश बुक, दूसरा टाइप हो गया 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, 2 कॉलम बनते हैं। ये पूरा नहीं पढ़ती हूँ मैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। देखो 2 कॉलम बन रहे हैं यहाँ पर, कैश का और बैंक का, डेबिट साइड, कैश का और बैंक का क्रेडिट साइड। जितने भी रिसीप्ट हैं, चाहे वो चेक रिसीप्ट हुआ है तो बैंक में आ जाएगा, यदि कैश रिसीप्ट हुआ है तो कैश में आ जाएगा। इसी तरह यदि कैश में पेमेंट हुआ है तो कैश में आ जाएगा, बैंक में पेमेंट हुआ है तो बैंक में आ जाएगा। तो ये सारे ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करने होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। ये कैश बुक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री को समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री आर द एंट्री विच इफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक, ठीक है। ऐसी एंट्री जिसका इफेक्ट कैश और बैंक दोनों पे पड़ता है। यदि बैंक से निकाल रहे थे तो सिर्फ बैंक का इफेक्ट था,
कैश था हाथ में तो कैश का इफेक्ट था, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों पे इफेक्ट होता है, कैश पे और बैंक पे, ठीक है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि एक डिक्रीज हो रहा है और दूसरा इंक्रीज हो रहा है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बोथ साइड ऑफ द कैश बुक, वंस अ कैश कॉलम एंड वंस अ बैंक कॉलम। मतलब देखो ध्यान से समझो, जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो दोनों तरफ रिकॉर्ड होती है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, ठीक है, क्योंकि उनका इफेक्ट दोनों तरफ पड़ता है, बैंक पर भी और कैश पर भी। अब ये कौन सी एंट्री होती है मैडम, तो देखो ये दो एंट्री होती, कैश डिपॉजिट इन बैंक 20,000। एक एग्जांपल दिया है हमने कि हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में 20,000, तो जब हमने बैंक में जमा किया तो बैंक में भी चला गया और हमारे पास से कैश चला गया और बैंक में आ गया, ठीक है ना। दो इफेक्ट हुए ना। तो यहाँ पर इन दिस ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। बैंक अकाउंट क्या होगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश गया है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्डेड इन द रिसीप्ट और डेबिट साइड ऑफ डबल कॉलम कैश बुक in the bank column and the credit aspect recorded in the payment or credit side in the double column cash book, ठीक है। ध्यान से समझो ये क्या कह रहे हैं। देखो हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, सॉरी हम यहाँ नीचे आ जाते हैं कैश बुक में, ठीक है। ये कैश बुक है। अब इन्होंने क्या बोला था, कैश डिपॉजिट इन द बैंक, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने, कैश डिपॉजिट इन अ बैंक 20,000। अब कैश जमा किया है, कैश चला गया तो कैश कहाँ गया है, 20,000 बैंक में गया है, तो बैंक के पास ये रिसीप्ट साइड है, ये कौन सा साइड है, रिसीप्ट साइड। तो बैंक में पैसा आया है तो यहाँ पर क्या लिखा, टू कैश अकाउंट, कैश के थ्रू आया है ना, तो टू कैश अकाउंट और 20,000 आया है। इसी तरह से क्रेडिट साइड, बैंक, यहाँ पर पेमेंट लिखते हैं, फॉर पेमेंट, ठीक है। तो किसके थ्रू आया है, कैश के थ्रू आया है, और किस में आया है, बैंक में आया है। तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट करके कैश में 20,000 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक ट्रांजेक्शन को दोनों साइड एंट्री कर रहे हो तो उसके यहाँ पर आपको जो LF है वहाँ पर ये C लिखना पड़ता है, ताकि ये अलग से समझ में आ जाए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर, सिंपल सी होती है। इसके बाद दूसरा है, जो दूसरा इफेक्ट पड़ता है वो क्या पड़ता है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। मतलब वहाँ पर हमने जमा किया था बैंक में, यहाँ पर बैंक से निकाला है, विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए। तो देखो टू बैंक अकाउंट, बैंक यहाँ पर रिसीप्ट है और यहाँ पर पेमेंट है, ये तो आपको पता ही है। जब हमने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए तो रिसीप्ट हो गया, किससे रिसीप्ट हुआ, बैंक से हुआ, और आया कैसे, कैश में, ठीक है ना। 10,000 है ये, आया कैसे, कैश में। और पेमेंट कहाँ किया हमने, पैसा कहाँ से आया, पेमेंट किसने करा, बैंक ने पेमेंट करा ना। तो कैश बाय कैश करके 10,000 कहाँ पर लिख देंगे, बैंक में लिख देंगे। क्लियर। तो दो इफेक्ट पड़ते हैं, दो जगह पे कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक में कैश जमा करते हैं, और या बैंक से कैश निकालते हैं, तब आपको ये ध्यान रखना है, और दोनों ही जगह LF में C लिखा जाता है, ठीक है ना। ये देखो यही लिखा है कि हमें लेटर C लिखना पड़ता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर जो कैश बुक होती है उसमें इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो चीज़ है वो है पेटी कैश बुक। देखो पेटी कैश बुक क्या होती है, बहुत सारे हमारे बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उन खर्चों के लिए हमें अलग से बुक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो खर्चे तो नॉर्मल डेली के होते रहते हैं, तो उनको आप कहाँ लिख सकते हो, पेटी कैश बुक में। इसमें क्या होता है ना, पेटी कैश बुक इज अ मेंटेन द रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस, ठीक है, छोटे खर्चों के लिए होती है। इट इज अ सेपरेट कॉलम यूज टू ईच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द सम ऑफ डेबिट आइटम, सम ऑफ द credit item represent the balance of the petty cash in hand. Petty cash book also refer to the book which small payment are recorded which are not convenient to record in the main cash book. ठीक है ना। देखो सॉरी जैसे मेरे पास जो मेरा यहाँ काम करता है, अकाउंटेंट समझ लो, उसको मैंने बोला यार कि तुम ये 10,000 रुपये रखो और जितने भी खर्चे होंगे मंथ में, मैंने उसे पहले ही दे दिए 10,000 रुपीज़, और मैंने कहा जितने भी मंथ में खर्चे होंगे उसको तुम मुझे नोट करके बता देना कि कितना पैसा बचा। ठीक है ना। हम कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि कुछ पैसा अपने किसी काम करने वाले को दे देते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम जाके सब्जी ले आओ और जितने पैसे बचे मुझे वापस दे देना। ठीक है, पहले तो नहीं बोलते कि जाओ तुम अपने पैसे से सब्जी लेके आओ फिर मुझे बताना कितने रुपए की सब्जी आई, नहीं,
नहीं, हम क्या करते हैं, पहले उसको पैसे देते हैं और फिर वो जब सब्जी लाता है हमें हिसाब बताता है और फिर बचा हुआ पैसा बोल देता है इतना बचा हुआ पैसा है, तो हम या तो उससे वो वापस ले लेते हैं या उससे बोल देते हैं कि तुम अभी अपने पास रखो, जब तुम अगली बार सब्जी लेने आ जाओगे तब उसमें मैं तुम्हें और मिलाकर दे दूंगी। ठीक है, तो वही होती है पेटी कैश बुक। इसमें क्या होता है, उसको पैसे दे दिए जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है पेटी कैश बुक के, देखो कन्वेंस, कार्टेज, पोस्टेज, वेजेस, स्टेशनरी, रिपेयर और पोस्टेज, वही चीज़ दोबारा लिखा गई है। तो ये सब क्या है, हमारे एग्जाम्पल है। Impressed system of petty cash book. Impressed system of cash book define the sum of money that provided to the petty cashier certain period which can be week or month। ठीक है ना, वही चीज़ है पेटी कैश बुक में जो मैंने बताया, उसमें इम्प्रीस्ड सिस्टम के थ्रू यही होता है कि हम पहले पैसे दे देते हैं और वो बोल देते हैं कि हम हर मंथ तुम्हें 10,000 देंगे, जो खर्चा है वो खर्चा करो, जो पैसा बच जाए उसको नेक्स्ट मंथ के लिए संभाल के रखो। अब उसने बोला कि आपने 10,000 दिए थे, 8,000 का खर्चा हो गया, 2,000 मेरे पास अभी बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे 10,000 नहीं देंगे, अब हम उसे 8,000 ही देंगे क्योंकि पहले के 2,000 बचे हुए हैं। तो वही चीज़ ये बताई गई है। क्या है एडवांटेज ऑफ पेटी कैश बुक का, कंट्रोल ओवर द मिस्टेक, कोई गलती होती है तो उस पर कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। कंट्रोल ओवर फ्रॉड, यदि किसी तरह का कोई फ्रॉड होता है तो वो सारा हिसाब किताब कौन दे देता है, अकाउंटेंट दे देता है। तो अब देखो यहाँ पर पेटी कैश बुक का फॉर्मेट दिया हुआ है, 2 पेटी कैश बुक होती है। ठीक है, अ बुक विच अमाउंटेड रिसीव एंड पेड इन पेटी कैशियर रिकॉर्डेड इन द 1 कॉलम रिसीव्ड एंड पेमेंट। देखो इस तरीके का फॉर्मेट होता है सिंपल पेटी कैश बुक का। पहले आता है अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, उसके बाद आता है लेजर फोलियो, उसके बाद कैश बुक फोलियो, क्योंकि कैश बुक फोलियो का भी नंबर डालना पड़ता है, यहाँ डेट, यहाँ पर्टिकुलर, फिर LF वाउचर नंबर और अमाउंट पेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या बनती है, सिंपल पेटी कैश बुक बनती है। एंड सेकेंड होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो यहाँ पर सबसे पहले रिसीप्ट लिखा जाता है, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल अमाउंट, जो भी हमारे पेटी एक्सपेंसेस है, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, सन्ड्रीज, मतलब जो क्वेश्चन में दिए होते हैं उनको हम अलग अलग कॉलम ऐड करके यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरह आज यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको कैश बुक में कौन कौन से फॉर्मेट यूज़ होते हैं और कैश बुक होती क्या है उसे समझा दिया है। आई होप इस पूरे वीडियो में आपको पूरा कैश बुक क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।